हाँ नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार मैं आपके सामने उपस्थित हूँ आपका बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर के, जो बोर्ड की क्लासों से लेकर के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जो हमारा विषय होगा वाक्य शुद्धि। वाक्य शुद्धि, प्यारे मित्रों, वाक्य शुद्धि जो प्रकरण है, इस प्रकरण को समझने से पहले आप जरा गौर करें। वाक्य शुद्धि कहते किसे? कोई वाक्य यदि व्याकरणिक दृष्टि से गलत हो जाए, उस वाक्य को ही व्याकरण के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से लिखना ही वाक्य शुद्धि कहलाता है। जैसे एक उदाहरण, कोई व्यक्ति बीमार हो गया। अब बीमार व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले उसकी बीमारी को जानने की कोशिश करता है और बीमारी को जानने के बाद तब क्या करता है? उसका इलाज करता है। तो ऐसे ही वाक्यों में अशुद्धियां हो जाती हैं। क्या हो जाती है? अशुद्धि हो जाती है। और उस अशुद्धि को सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले वाक्य में से अशुद्धि को पहचानना है, और पहचान करके फिर हमें क्या करना है? वाक्य को शुद्ध करना है, अर्थात व्याकरण की दृष्टि से उसे क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। बड़ा दुख होता है मित्रों, बहुत से अध्यापक करते क्या हैं? विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं। अरे वाक्य शुद्धि भी कोई पढ़ने का टॉपिक, और क्या कहते हैं कि बताइए राम चाय पीती है, अब बताओ इसे कैसे शुद्ध करेंगे? तो सीधा सीधा हो जाएगा, राम चाय पीता है, तो हो गया वाक्य शुद्ध। जबकि वास्तविकता यह है कि व्याकरण का लगभग 70 से 80% भाग इस प्रकरण में समाहित रहता है। अशुद्ध वाक्यों को व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध रूप में लिखना ही वाक्य शुद्धि कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, वाक्यों में जो अशुद्धियां होती हैं, वाक्यों में अशुद्धियां जो होती हैं वो 2 प्रकार से होती हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से होती हैं। एक तो होती है पद क्रम संबंधी अशुद्धियां, और एक होती है पद संबंधी अशुद्धि। पद क्रम संबंधी अशुद्धि और पद संबंधी अशुद्धि। इससे पहले आपके मन में एक बात आ रही होगी कि पद किसे कहते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, पद और शब्द में अंतर देखिए। जैसे मैंने यहां लिखा निशांत, क्या लिखा? निशांत।
तो निशांत एक शब्द कहलाया। यदि इस शब्द का मैंने वाक्य में प्रयोग कर दिया तो यही शब्द क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। जैसे निशांत पुस्तक पढ़ता है, निशांत पुस्तक पढ़ता है। अब ये क्या कहलाया? ये पद कहलाया। तो प्यारे विद्यार्थियों, वाक्य में प्रयुक्त शब्द को ही पद कहा जाता है। बात हम कर रहे थे कि वाक्यों में जो अशुद्धियां होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो पद संबंधी होती है और एक पद क्रम संबंधी अशुद्धि होती है। देखिए, सबसे पहले हम ले लेते हैं पद क्रम संबंधी अशुद्धियां। क्या ले लेते हैं? पद क्रम संबंधी अशुद्धियां। देखिए, पद क्रम संबंधी जो अशुद्धि होती है वो किस तरह से होती है? ये ले लिया पद क्रम संबंधी अशुद्धि। देखिए, इधर ध्यान दो कि पद क्रम, अगर हम कोई सामान्य वाक्य लिखते हैं तो सामान्य वाक्य में पदों का जो क्रम होता है तो सबसे पहले वाक्य में कर्ता आता है। सबसे पहले पदक्रम संबंधी देखो अशुद्धियां कैसे होती हैं। अगर पदों का जो क्रम होता है एक निश्चित क्रम होता है तो सबसे पहले वाक्य में क्या आता है? कर्ता। इसके बाद कर्ता के बाद वाक्य में कर्म और कर्म के बाद क्रिया। यानी हम कह सकते हैं कि सबसे पहले वाक्य में क्या आएगा? कर्ता, और कर्ता के बाद क्या आएगा? कर्म, और कर्म के बाद क्या आएगी? क्रिया। यह हमारा वाक्य का सामान्य क्रम रहता है। जैसे देखो, जैसे मैंने कहा कि मुकुल पुस्तक पढ़ता है। मुकुल पुस्तक पढ़ता है, तो पहचानिए ये मुकुल क्या है? वाक्य में सबसे पहले क्या आया? कर्ता आया। तो ये क्या हुआ? ये कर्ता हुआ। इसके बाद क्या आया? कर्म, और अंत में क्या आया? क्रिया। तो ये व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य हमारा शुद्ध होगा। यदि इन पदों का क्या कर दिया जाए? क्रम उल्टा सीधा कर दिया जाए तो वाक्य व्याकरण की दृष्टि से गलत हो जाता है। जैसे पुस्तक मुकुल पढ़ता है, पुस्तक मुकुल पढ़ता है, तो पदों का इस वाक्य में क्या हो गया? क्रम भंग हो गया, और क्रम भंग होने की वजह से यह वाक्य में क्या हो गई? अशुद्धि हो गई, और वाक्य कैसा कहलाया? अशुद्ध वाक्य कहलाया। क्यों कहलाया? क्योंकि हम जब भी कोई सामान्य वाक्य लिखते हैं तो सबसे पहले वाक्य में क्या आता है? कर्ता आता है, और कर्ता के बाद कर्म आता है, और कर्म के बाद क्रिया आती है। ठीक है, तो इधर देखिए ये क्या हो गया? कर्म, और यहां क्या हो गया? कर्ता, और ये क्या हो गई?
क्रिया। तो ये क्रम भंग होने की वजह से वाक्य कैसा हो गया, गलत हो गया। सबसे पहले वाक्य में क्या आता है, कर्ता आता है, इसके बाद कर्म आता है और कर्म के बाद वाक्य में क्रिया आती है। आप लोग इतना समझ गए कि भाई सामान्य वाक्य यदि हम लिख रहे हैं तो ये क्रम रहेगा, लेकिन यदि इनके विस्तारक वाक्य में प्रयुक्त हो, कर्ता का विस्तारक प्रयुक्त हो या कर्म का विस्तारक प्रयुक्त हो या क्रिया का विस्तारक प्रयुक्त हो, तो ये सर्वथा इनसे पूर्व ही आते हैं, इनसे पूर्व ही आते हैं। जैसे देखो, कर्ता का विस्तारक कर्ता से पूर्व आता है, कर्म का विस्तारक कर्म से पूर्व आता है और क्रिया का विस्तारक क्रिया से पूर्व आता है। प्यारे विद्यार्थियों, वाक्य में आपने सबसे पहले कर्ता लिखा और कर्ता के बाद कर्म लिखा और कर्म के बाद क्रिया, और यदि इन सभी के विस्तारक यदि वाक्य में आए तो कर्ता का विस्तारक कर्ता से पूर्व और कर्म का विस्तारक कर्म से पूर्व और क्रिया का विस्तारक क्रिया से पूर्व आएगा। जैसे देखिए, राम का भाई श्याम, राम का भाई श्याम हिंदी पत्रिका अधिक पढ़ता है, एक तो ये वाक्य हुआ। और दूसरा वाक्य मैंने लिखा कि राम का भाई श्याम पत्रिका हिंदी की अधिक पढ़ता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब क्या करना है, आपको व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य पहचानना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है। तो आपको यह पता है कि वाक्य में सबसे पहले कर्ता और कर्ता के बाद कर्म और कर्म के बाद क्रिया, और यदि इनके विस्तारक हैं तो इनसे पूर्व ही आते हैं। देखो पहले इस वाक्य को देखते हैं। कर्ता कौन है इसमें, कर्ता कौन है, श्याम, श्याम कौन है, कर्ता, ठीक है। इधर देख, पढ़ना क्या है, क्रिया, ठीक है। और क्रिया का विस्तारक क्या है, क्रिया का विस्तारक क्या है, अधिक। और देखिए आगे देखो, कर्म क्या है, कर्म क्या है, पत्रिका। कर्म क्या है भाई, क्या पढ़ता है, पत्रिका, ठीक है। किसकी पढ़ता है, तो ये क्या हो गया, कर्म का विस्तारक। देखो अभी हमने बात की थी कि भाई कर्ता का विस्तारक कर्ता से पूर्व आएगा और कर्म का विस्तारक कर्म से पूर्व आएगा और क्रिया का विस्तारक। आप देखिए क्या ये वाक्य सही है, कहां से गलत हो गया, देखिए यहां ये गलती हो गई। क्या गलती हो गई कि भाई कर्म के विस्तारक से पूर्व आ गया, इसलिए यह वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से क्या हो गया, गलत हो गया।
देखने में चाहे आप अर्थ समझ रहे हो, लेकिन ये इसमें पदों का क्रम भंग हो गया। पदों का क्रम भंग होने के कारण इस वाक्य में क्या हो गई, अशुद्धि हो गई और वाक्य कैसा हो गया, गलत हो गया। ठीक है, अब इसे देखिए, राम का भाई, ये क्या है, राम का भाई क्या है, कर्ता का विस्तारक। श्याम कौन है इसमें, कर्ता। इधर देखो, पत्रिका क्या है, कर्म। हिंदी क्या है, कर्म का विस्तारक। और क्रिया पढ़ता, और अधिक क्या है, क्रिया का विस्तारक। तो प्यारे मित्रों, अब देखिए हमारा एक क्रम चल रहा था पदों का। अब पदों का जो क्रम चल रहा था, तो कर्ता का विस्तारक सदैव कब आता है, कर्ता से पूर्व। कर्म का विस्तारक सदैव कर्म से पूर्व, और क्रिया का विस्तारक सदैव क्रिया से पूर्व आता है। यदि ये क्रम वाक्य में है तो वो वाक्य व्याकरणिक दृष्टि से कैसा है, सही है। तो ध्यान रखना, ये वाक्य कैसा होगा, सही होगा। करते क्या है, हम लोग पढ़ तो लेते हैं, अर्थ भी हमारी थोड़े बहुत समझ में आ भी जाता है, लेकिन वो व्याकरणिक दृष्टि से कैसा होता है, गलत होता है। तो वो व्याकरणिक दृष्टि से हमको जो पद क्रम संबंधी अशुद्धियां होती है उनको छांटना पड़ता है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है। आगे देखिए, अभी तक आप लोगों ने ये समझ लिया कि वाक्य में सबसे पहले क्या आता है भाई, कर्ता। लेकिन फिर इसके बाद में आपने जाना कि भाई कर्ता से भी पहले क्या आ जाता है, कर्ता का विस्तारक आ जाता है। ठीक है, आगे देखिए, यदि वाक्य में संबोधन कारक या विस्मय आदि बोधक अव्यय शब्दों का यदि प्रयोग किया जाए तो ये सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले आते हैं। जैसे देखो, मोहन ये क्या कर दिया, मोहन ये क्या कर दिया। आगे, अरे ये क्या है, अरे ये क्या है। तो देखो, ये क्या है, विस्मय आदि। ठीक है, और ये संबोधन, ये सदैव वाक्य में सबसे पहले आते हैं, अर्थात ये कर्ता के विस्तारक से भी पहले आते हैं, यानी कर्ता से भी पहले आते हैं। ठीक है, तो वाक्य का ये क्रम होना चाहिए। नेक्स्ट, आगे देखो, आगे देखिए, इधर देखो, यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हो तो, यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हो, अब वाक्य में द्विकर्मक क्रिया कब होती है, जब एक मुख्य कर्म होता है और एक गौण कर्म होता है। तो एक मुख्य कर्म होगा, एक गौण कर्म होगा। तो ध्यान रखना, यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया है, क्या है, द्विकर्मक क्रिया है, तो गौण कर्म पहले आएगा, गौण कर्म पहले तथा
बाद में मुख्य कर्म आता है। यह ध्यान रखना, यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हो, कैसी क्रिया हो? द्विकर्मक क्रिया हो, तो गौण कर्म पहले आएगा और बाद में मुख्य कर्म आएगा। जैसे देखो, मैं एक वाक्य लिख रहा हूं कि पापा ने फोन मम्मी को किया। इधर देखिए, पापा ने फोन मम्मी को किया। बात तो समझ रहे हैं क्या? देखिए पदों का क्रम इसमें ठीक है। देखिए पापा कौन है? पापा कौन है वाक्य में? कर्ता। और क्रिया करना। क्रिया क्या हो गई? करना। अब देखिए बीच के बिंदु, क्रिया कैसी है? ये क्रिया कैसी है? द्विकर्मक क्रिया आई है। कैसी आई है? यानी दो कर्म है, एक कर्म तो फोन है और एक कर्म मम्मी है। अब क्या हमें देखना क्या है? देखना यह कि भाई इनका क्रम ठीक है या नहीं है। तो ध्यान रखना प्यारे मित्रों, मैंने एक बात बताई थी कि यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हो तो गौण कर्म पहले तथा बाद में मुख्य कर्म आता है। जब आपने क्रिया पढ़ी थी तो उस समय आपने जाना था कि भाई जो गौण कर्म होता है कैसा होता है? गौण कर्म होता है, यह कैसा होता है? निर्जीवावस्था में होता है। कैसा होता है? निर्जीवावस्था में होता है। और जो मुख्य कर्म होता है, वो कैसा होता है? सजीवावस्था में होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मुख्य कर्म होता है वो कैसा होता है? कैसा होता है? सजीवावस्था में। और गौण कर्म कैसा होता है? निर्जीवावस्था में। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। कैसे नहीं होता? कि देखिए जो मुख्य कर्म होता है, अब इसको कैसे समझेंगे? इसको ऐसे समझो कि भाई जो गौण कर्म होता है वो क्रिया के समीप आता है। क्या आता है? क्रिया के समीप आता है। अब क्रिया के जब समीप आता है तो वो कौन सा कर्म होता है? ध्यान रखना, क्रिया के समीप गौण कर्म निर्जीव कर्म आता है। क्या आता है? निर्जीव कर्म आता है। और जो निर्जीव कर्म होता है वो मुख्य कर्म होता है। क्या होता है? वो मुख्य कर्म होता है। तो निर्जीव अवस्था में बताइए अब क्या होगा? क्या होगा? ये मुख्य कर्म होगा। ठीक है, ये क्या होगा? मुख्य होगा। और ये क्या होगा? ये गौण कर्म होगा। ठीक है, जरा सा भी थोड़ा सा उल्टा सीधा लिख देते हैं, बस वहीं पे क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना, जो मुख्य कर्म होता है वो निर्जीव अवस्था में होता है और जो गौण कर्म होता है वो सजीव अवस्था में होता है। तो इधर देखिए, गौण कर्म कौन सा है और मुख्य कर्म कौन सा है? बताओ। जो सजीव अवस्था में वो तो गौण कर्म है, जो सजीव अवस्था में वो तो गौण कर्म है, और जो निर्जीव अवस्था में वो मुख्य कर्म होगा। तो देखो सजीव कौन सा है और निर्जीव कौन सा है? तो भाई सजीव तो मम्मी है, सजीव है ना। और निर्जीव क्या है? निर्जीव फोन है। निर्जीव क्या है? फोन है। तो अब क्या हो गया? तो पहले कौन सा कर्म आएगा? देखना, पहले कौन सा आएगा? गौण कर्म। तो गौण कर्म कौन सा है? गौण कर्म कौन सा है? गौण कर्म। और ये क्या है? मुख्य कर्म। ये क्या है? मुख्य कर्म। तो प्यारे मित्रों एक बार ध्यान दो कि यदि वाक्य में द्विकर्मक क्रिया हो तो गौण कर्म पहले तथा बाद में मुख्य कर्म आता है। इधर जो मुख्य कर्म होता है वो निर्जीव अवस्था में होता है, मुख्य कर्म निर्जीव अवस्था में होता है, और जो गौण कर्म होता है वो सजीव अवस्था में होता है। इधर देखिए, इधर मम्मी सजीवावस्था में, तो क्या कौन सा कर्म हो गया? गौण कर्म।
और फोन निर्जीव अवस्था में तो कौन सा कर्म हो गया? मुख्य कर्म। अब वाक्य का क्रम क्या होगा? सही क्रम क्या होगा? पापा ने मम्मी को फोन किया, ये वाक्य हमारा सही होगा, जबकि ये कैसा है? गलत है। ठीक है, तो